नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत कुमार। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल प्रागो क्लासेस में। बहुत दिनों से मेरी वीडियो नहीं आ रही थी बिकॉज आई वॉज बिजी इन अ वर्क, लेकिन अब डेली वीडियो आएंगी और आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मेरी वीडियो के द्वारा मिलेगी। आज हम एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं, जो है रेपो रेट। रेपो रेट मैं समझता हूं कि ज़्यादातर लोग इसके बारे में नहीं जानते होंगे, लेकिन ये वीडियो देखने के बाद में आपको इसके बारे में और इसके क्या इफ़ेक्ट पड़ेंगे मार्केट पर वो हमें पता चलेगा। आज आरबीआई ने एक नोटिफिकेशन निकाला कि अब जो रेपो रेट है वो 4.40 से बढ़कर 4.90 यानी कि 50 बेसिस पॉइंट का इसमें बढ़ोतरी हुई है। तो अब हम समझते हैं कि आखिर ये बेसिस पॉइंट क्या होता है या फिर रेपो रेट क्या होता है। सबसे पहले यदि हम बात करें बेसिस पॉइंट की, तो एक बेसिस पॉइंट बराबर होगा 0.1% के। तो इस हिसाब से ये कितना हो गया हमारा, जब 50 बेसिस पॉइंट बढ़ गया तो ये कितना हो गया 0.50% इसमें इंक्रीज हो गया। ये आखिर रेपो रेट है क्या, ये मैं आपको बताता हूँ। जब हम किसी बैंक से लोन लेने जाते हैं तो बैंक वाला हमें बोलता है कि आपको इसके एवज में 7% या 8% या 9% या 10% ये हमें इंटरेस्ट देना होगा। जब हम बैंक से लोन लेने जाते हैं तब हमें ऐसा बोला जाता है कि हमें जो लोन है उसके ऊपर इतना इंटरेस्ट देना होगा। लेकिन जब ये बैंक लोन लेने जाते हैं किससे, आरबीआई से, तो आरबीआई भी इनसे कहता है कि जब तुम मुझसे ऋण लोगे तो मैं उसके एवज में तुमसे कुछ ना कुछ पैसा लूँगा, यानी कि वो क्या है, दर। उस दर, जिस दर से मैं पैसा लूँगा उसको हम बोलते हैं रेपो रेट। रेपो रेट का मतलब है कि यदि कोई बैंक आरबीआई के पास जाकर कहे कि मुझे लोन चाहिए या फिर ऋण चाहिए, तो आरबीआई उससे कहता है कि मैं तुमसे अब 4.40% के बजाय 4.90% जो है ब्याज लूँगा। ये क्या है, हमारा रेपो रेट। आखिर ये हमारे मार्केट को कैसे कंट्रोल करता है, अब मैं इसके बारे में आपको समझाऊंगा। अब हम देखेंगे कि ये रेपो रेट मार्केट को किस प्रकार से कंट्रोल करता है। अब यदि ये रेपो रेट कम होगा, मान के चलो मैं इसको 1% या 2% रखता हूँ, तब जो बैंक्स होंगे उनको कम ब्याज देना पड़ेगा आरबीआई को, और जब वो आरबीआई को कम ब्याज देंगे तो वो इससे ज़्यादा पैसा ले सकते हैं। जब वे इससे ज़्यादा पैसा लेंगे तो वे व्यक्तियों को ए, बी, सी, इन व्यक्तियों को ऋण आसानी से दे सकते हैं, क्योंकि इनको भी क्या होगा, कम ब्याज देना होगा। जब इनके पास बहुत सारा पैसा होगा तब मार्केट में जो फ्लो होगा करेंसी का वो बढ़ जाएगा। ठीक है, मार्केट में जैसे ही फ्लो बढ़ेगा करेंसी का, हमारी जो परचेजिंग पावर होगी, परचेजिंग पावर वो बढ़ जाएगी, और जैसे ही हमारी परचेसिंग पावर बढ़ेगी मार्केट में क्या होगा, इन्फ्लेशन यानी कि मुद्रास्फीति। यदि हम साधारण भाषा में कहें तो क्या होगी, महंगाई। यानी कि महंगाई जो है वो डिपेंड करेगी एक तरह से, या फिर कनेक्ट है या रिलेटेड है किससे, रेपो रेट से। ठीक है, यदि रेपो रेट को बढ़ा दिया जाए, रेपो रेट को मैंने 1-2% के बजाय माना 5% कर दिया, अब जो बैंक्स हैं वो आरबीआई से कम पैसा लेंगे। क्यों? क्योंकि उनको ज़्यादा ब्याज देना पड़ेगा। अब जब इनके पास कम पैसा होगा तो ये ए, बी और सी जो कि व्यक्ति हैं उन्हें कम पैसा देंगे। अब जब ये इसको ज़्यादा पैसा देगा आरबीआई को, तो ये भी इनसे ज़्यादा पैसे लेगा। जब ये इनको ज़्यादा ब्याज देना पड़ेगा, उस कंडीशन में क्या होगा कि ये बैंक से कम ऋण लेंगे, यानी कि कम लोन लेंगे। जब इनके पास लोन कम आएगा तो जो मार्केट में जो मुद्रा का वितरण होगा या फ्लो होगा वो क्या होगा, डाउन, कम हो जाएगा। जब ये फ्लो कम होगा तो उसके साथ क्या होगी, हमारी परचेजिंग पावर डिक्रीज हो जाएगी। डिक्रीज का मतलब कम हो जाएगी। अब यदि हमारे पास परचेजिंग पावर डिक्रीज हो गई, तब हम क्या होगा, किसी भी वस्तु को लेने से पहले कई बार सोचेंगे
और जब हम सोचेंगे तो इसका सीधा सीधा असर पड़ेगा किस पर, इन्फ्लेशन पर। इन्फ्लेशन भी क्या होगी, कम हो जाएगी। अब मैं आपको यह एक एग्जांपल लेकर बताता हूँ। आप मानो कि मेरे पास 500 रुपये हैं और मैं एक मिठाई की दुकान पर जाता हूँ मिठाई लेने। दुकानदार ने मुझसे बोला कि 350 रुपये प्रति किलोग्राम मिठाई है। मेरे पास जो परचेजिंग पावर है वो कितनी है, 500 रुपये की। तब मैं उससे कहूँगा कि भाई मुझे 300 रुपये किलो या फिर 250 रुपये किलो मिठाई दे दो। लेकिन इसकी विपरीत स्थिति में यदि मेरी जेब में 50,000 रुपये हूँ तब मैं क्या करूँगा, तुम भी यही करोगे। जनरली सोचो, तुम इसके पास गए मिठाई लेने 350 रुपये किलो, उसने बोला तुम, जब तुम्हारी जेब में परचेजिंग पावर ये होगी 50,000 रुपये, तब तुम क्या करोगे, तब तुम उससे रेट नहीं पूछोगे। तुम क्या कहोगे सीधा कि मुझे 1 किलो मिठाई दे दो, और उसके बाद में तुम उससे पैसे पूछोगे कि भाई कितने रुपए की मिठाई है। वो कहेगा 350 रुपये। तुमने उसको 2000 का नोट दे दिया, उसने पैसे काट के तुम्हें वापस दे दिए। तो जिस समय हमारी परचेजिंग पावर ज़्यादा थी उस समय हम सामान को महंगा भी खरीद सकते थे। लेकिन जिस समय हमारे पास परचेजिंग पावर कम थी उस टाइम हम क्या कर रहे थे, बार्गेनिंग कर रहे थे, उसको कम करने की कोशिश कर रहे थे। अब यदि हमारे पास परचेजिंग पावर ज़्यादा होगी तब क्या होगा, चीज़ें हम महंगी खरीदने लग जाएंगे और दुकानदार को क्या लगेगा कि ये महंगी चीज़ें खरीद सकते हैं, इसलिए वो उसका रेट 350 से बढ़ाकर 400 भी कर सकता है। लेकिन जब हमारे पास परचेजिंग पावर कम होगी तब उसको या तो 250 रुपये या फिर 300 रुपये करना पड़ेगा। इसको हम बोलते हैं इन्फ्लेशन, यानी कि महंगाई। तो महंगाई जो है वो सीधा सीधा कनेक्ट है किससे, परचेजिंग पावर से। और परचेजिंग पावर जो है वो किससे कनेक्ट है, सीधा सीधा जो फ्लो है, ठीक है, मार्केट में जो फ्लो है, कैश का फ्लो है या फिर हम बोलते हैं मुद्रा का वितरण है, उस पर, उससे कनेक्ट है ये। और ये जो फ्लो है वो कनेक्ट है सीधा आरबीआई के रेपो रेट से। यदि रेपो रेट अधिक होगा तो फ्लो कम होगा, फ्लो कम होगा तो परचेजिंग पावर कम होगी, परचेजिंग पावर कम होगी तो इन्फ्लेशन कम होगा, यानी कि महंगाई कम होगी। लेकिन यदि रेपो रेट कम होगा उस कंडीशन में फ्लो ज़्यादा होगा, परचेजिंग पावर भी ज़्यादा होगी और इन्फ्लेशन भी बढ़ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि आरबीआई की जो रेपो रेट है या फिर रिवर्स रेपो रेट है वो सभी इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। आशा करता हूँ ये टॉपिक आपके समझ में आ गया होगा। यदि आपको नहीं समझ में आया है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आगे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबा लें। इस चैनल पर आपके लिए ऐसी ही बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आती रहेंगी। धन्यवाद।